हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर्क पॉइंट पे, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं लाइट जो अपना चैप्टर है उसको। अब कल अपन ने पढ़ा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, और आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, जो मैंने टॉपिक भी लगा रखा है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं हम। अवतल दर्पण वाला मैं बता चुका हूं कितनी सारी कंडीशन होती है। उसमें एक कंडीशन होती है जो दर्पण के बाईं तरफ बनता है, और एक कंडीशन होती है जिसमें फोकस और ध्रुव के मध्य मतलब बिंब होता है, तो उसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनता है। अब इसमें उत्तल दर्पण में देखते हैं क्या होता है। अब मैंने बना लिया एक उत्तल दर्पण, सेम टू सेम है। इसमें अवतल दर्पण तो फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, उत्तल दर्पण इतना नहीं पड़ता है। इसमें सारी कंडीशन सेम होती है, तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है वो हम देखते हैं। तो मैं एक बना के बता देता हूं आपको, और ये पूछा भी नहीं जाता है इतना, तो ठीक है। अब अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है, देते हैं। ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, ठीक है। प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात ये क्या करता है, उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है। तो इसने फैला दिया, इसको इधर मत गुजार देना, कहीं तुम इधर गुजार दो, नहीं, वो इकट्ठा नहीं करता है। मैंने पहले ही बताया था कि उत्तल दर्पण होता है वो अपसारी दर्पण होता है, मतलब किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो इसने इसको फैला दिया किरण को। अब दूसरी एक और किरण आई, परावर्तन के पश्चात फैला दिया, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं मिल रही। तो मैंने अवतल दर्पण में एक कंडीशन बताई थी कि जब अनंत वस्तु से प्रकाश की किरण आती है तो उसका प्रतिबिंब, जो अनंत पर रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। तो इसमें भी फोकस पर बनेगा, क्योंकि अनंत है, अनंत पर कहीं पर रखी है वस्तु और अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, तो फोकस पर बनेगा। तो फोकस बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने पहले भी बताया है कि इन किरणों को पीछे की तरफ मिलाएंगे। हमेशा प्रतिबिंब के लिए दो किरणें आवश्यक होती है, तो एक किरण तो आ गई, अब एक और किरण का काटना जरूरी है। मतलब दो किरणें जब काटेंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा ना। तो एक और किरण इधर बढ़ाई मैंने, कहां पे कट दिया इन्होंने, यहाँ पे। तो ये है फोकस बिंदु, और यहीं पे अपना प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा बिंदु के आकार का, आभासी, सीधा, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन, ऐसी की ऐसी कंडीशन सारे उत्तल दर्पण में अपने को दिखाई देगी। तो उत्तल दर्पण में मैं एक बता देता हूं, बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा वहां पे। अब अपना अगला टॉपिक है जो दर्पण सूत्र आता है, मतलब दर्पण सूत्र प्रूफ करना होता है। शायद पता होगा दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसको अपने को प्रूफ करना है। तो देखते हैं, देखिए कैसे प्रूफ होता है वो। इंपोर्टेंट लगा देता हूं मैं, जब मैं 10th में था तो पूछा गया था, तो क्या पता इस बार भी पूछ ले। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन समझने में आसान है। दर्पण सूत्र, ठीक है। अब दर्पण सूत्र देखते अपन क्या होता है। अब हम सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र, तो उससे पहले अपन देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण में क्या होता है। 3 पॉइंट बता रहा हूं मैं। पहला पॉइंट है कि ध्रुव, ये है ध्रुव, अपना जो O पॉइंट है इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी u होती है, स्मॉल u, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है ध्रुव से कैपिटल F यानी कि फोकस बिंदु तक की दूरी, स्मॉल f बराबर यानी फोकस दूरी कहलाती है। अब इसके आधार पर अपने को सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में है, ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं अपन, देखना, मैं धीरे धीरे सिंपल स्टेप्स में बताऊंगा आपको, तो इसको एक बार देख लीजिए। जो मैं त्रिभुज ले रहा हूं उनको ध्यान से देखना कि कौन सा त्रिभुज लेना है, कौन सा त्रिभुज नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज पी क्यू एफ और त्रिभुज ले रहा हूं मैं ओ एफ एम, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, कैसे है वो बता देता हूं मैं। ये है आपस में समरूप, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री है। मैंने कल बताया था गोलीय दर्पण में अपन द्वारक छोटा लेते हैं, द्वारक मतलब ये जो इसका कर्व होता है इसको छोटा लेते हैं, तो इसको छोटा लेंगे अपन, तो ये जो रेखा जा रही है इसको भी एक सरल रेखा मानेंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि OM को एक सरल रेखा मानते हैं, एक सरल रेखा या सीधी रेखा मानते हैं, ठीक है। तो ये 90 है, अगर ये भी सीधी रेखा हो जाएगी तो ये भी 90 हो जाएगा, यानी कि दो कोण आपस में बराबर हो गए। और अपने को पता है जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं दो त्रिभुज में, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होना ही है। मान लो एक कोण 45 है, एक कोण 60 है, ठीक है। या फिर मैं ले लेता हूं एक कोण 45 है या एक कोण 90 है, और दूसरे में भी एक कोण 45 है, एक कोण 90 है। तो जो लास्ट में जो बचे हुए कोण होंगे वो 45 यानी वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर है 90 डिग्री वाले, सामने वाले कोण बराबर है, तो इससे क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो मैं लिख सकता हूं PQF समरूप त्रिभुज OFM, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो इतना एक बार उतार लीजिए। अब आगे का स्टेप देखते हैं अपन क्या होता है। समरूप त्रिभुज में भुजाएं क्या होते हैं आपस में, समानुपाती। क्या होती है भुजाएं आपस में, समानुपाती। तो अब मैं देखना क्या लेता हूं, मैं ले रहा हूं PQ अपॉन, यानी कि ये वाली भुजा किसके समानुपाती होगी, इसके, ठीक है। और अब दूसरी लेनी है मेरे को PF अपॉन OF, ठीक है। ये हो गई समानुपाती भुजा। अब देखना इसमें मैं क्या करता हूं, OM किसके बराबर है, मैंने कहा था ये सरल रेखा है, तो OM किसके बराबर होगी, ये P' Q' के बराबर होगी कि नहीं होगी। देखो एक तरीके से ये चित्र में थोड़ा ऐसा लग रहा है, मैं इसको सही कर देता हूं, ये जाएगी सीधी रेखा, ठीक है, और ये यहां पे कट हो गई। अब देखो अगर मैं इसको सीधी रेखा मान लेता हूं, ये मैंने सीधी रेखा मान ली, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। मतलब मैं लिख सकता हूं OM इज इक्वल टू P' Q', ठीक है। तो मैंने लिख दिया PQ अपॉन P' Q' इज इक्वल टू PF अपॉन OF, ठीक है। समझ में आ गया OM की जगह मैंने क्या लिखा है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, वो कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं मैं वो देखना, ठीक है। इसको उतार लिया, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, या फिर रहने देता हूं, उधर लिख देता हूं मैं इसको। और मैंने क्या लिखा था उधर, OM इज इक्वल टू P' Q'। चाहो तो तुम साइड में लिख सकते हो कि OM द्वारा छोटा होने के कारण सीधी रेखा, ठीक है। अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं, देखो कौन सा लेता हूं मैं त्रिभुज ले रहा हूं ये दोनों त्रिभुज, यानी कि P' Q' F और त्रिभुज FLO, ठीक है। ये मैंने दो त्रिभुज ले लिए। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, क्योंकि ये आमने सामने के कोण तो बराबर हो ही गए,
सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, इसमें सीधी सरल रेखा इसलिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं P डैश Q डैश अपॉन, ये रेखा इस वाली के बराबर होगी तो मैंने लिख दिया OL, ठीक है। दूसरा मुझे लिखना है, दूसरी कौन सी भुजा लेनी है अपने को, P डैश F अपॉन OF, यानी कि ये समानुपाती भुजा और ये वाली भुजा आपस में समान अनुपात में होगी, तो OF। अब ऐसा जो अपन ने पहले स्टेप में किया था वो वाला स्टेप अपन दूसरे में करेंगे। क्या करेंगे, यानी कि मैं ये बताओ कि OL बराबर PQ होगा कि नहीं होगा, OL बराबर PQ होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो वही बात, इसको मैंने सीधी रेखा मान लिया, मैंने बताया था ना द्वारक छोटा है इसलिए, तो मैं OL की जगह क्या लिख सकता हूं, PQ इज इक्वल टू P डैश F अपॉन OF, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इतना उतार लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं आगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन क्या होता है। समीकरण 1 और 2 से इनको तो लिखा रहने देता हूं, मैं दोबारा लिखूंगा इसकी। अब अपने पास समीकरण 1 और 2 आ गई, ठीक है। अब इससे मैं क्या लिख सकता हूं वो देखना है, और फिर उसके बाद मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं क्या लिखना है। मेरे को लिखना है PF अपॉन OF इज इक्वल टू OF अपॉन P डैश F। ये लिखा है मैंने, समझ में आया ये कैसे आया। अब इसमें देखो समीकरण 1 और 2 में अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, P डैश Q डैश अपॉन PQ इज इक्वल टू, अगर इस साइड का उल्टा किया मैंने तो इस साइड का भी उल्टा होगा, ठीक है, OF अपॉन PF। अब देखो इस समीकरण में इसका जो लेफ्ट पद है और इसका जो लेफ्ट पद है, लेफ्ट जो अपना ये स्टेप बनाया है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, और वो का वही मैंने वहां लिखा है, देखो, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो इनके मान रखते हैं अपन। PF का मान क्या है, PF क्या है, ये रहा PF का मान क्या होगा, जब मैं इस पूरी A में से अगर इस इतनी सी वाली को हटा दूं तो ये इतनी बच जाएगी, इतनी बचेगी, बच जाएगी ना। तो मैंने इसको लिख दिया, पूरी कंप्लीट में से मैंने C को घटा दिया तो अपना PF का मान आ गया। OF क्या है, ये देखो OF क्या है, C मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये हो गया C। अब वापिस OF का मान क्या है, C, तो मैंने इसको लिख दिया C, ठीक है। और P डैश F, यानी कि P डैश कहां है, P डैश ये रहा, F ये रहा, तो P डैश F का मान क्या होगा, अगर मैं इस पूरी B में से इस C को घटा देता हूं, देखो ये P डैश F है, ये वाली दूरी, और ये पूरी दूरी है C, और ये पूरी दूरी है V। अगर इस पूरी दूरी में से मैं इस ये छोटा सा पार्ट C घटा देता हूं तो ये P डैश F आ जाएगा ना। तो मैंने P डैश F का मान लिख दिया B माइनस C, हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, A माइनस C और B माइनस C इज इक्वल टू C स्क्वायर, हो गया, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, इसमें से क्या करता हूं मैं, इसको गुणा कर लो एक बार, AB माइनस AC माइनस BC और प्लस का C स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, ठीक है। C स्क्वायर से C स्क्वायर कट गया, और AB माइनस AC माइनस BC इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को करना है, मैंने क्या किया,
मतलब हर पद में भाग दे दिया एबीसी का, एबीसी का भाग दिया मैंने हर पद में। वो भी कर लेते हैं, एबीसी का भाग देते हैं, इस साइड का कर लिया ना। AB माइनस AC माइनस BC इज इक्वल टू 0। हर पद में भाग दे दिया मैंने एबीसी का, तो यहाँ पे भी एबीसी लिख दिया मैंने, यहाँ पे एबीसी और यहाँ पे भी एबीसी और यहाँ पे भी एबीसी। ठीक है, दोनों पद में लगेगा, ध्यान रखना भाग। अब AB से AB कट गया 1/C माइनस AC से AC कट गया 1/B और BC से BC कट गया -1/A इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया 1/B आ गया समझ में? देखो देखो, इस 1/C को मैंने सिर्फ इधर ट्रांसफर किया, ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, हर तरफ से माइनस कट जाएगा, काट सकता हूं मैं हर तरफ से माइनस, ये मैंने हर तरफ से माइनस काट दिया और प्लस कर दिया, हो गया। अब आपको मैंने कल एक नियम बताया था कि गोलीय दर्पण के बाईं तरफ हमेशा जो दूरी होती है वह नेगेटिव ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, नेगेटिव ली जाती है। अब मैंने अभी अभी आपको 3 पॉइंट लिखाए थे कि यानी कि बिंब से ध्रुव की दूरी a है जो क्या होगी u, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी है वो क्या होगी v, और जो ये ध्रुव से फोकस की बिंदु की दूरी है वो क्या होगी स्मॉल f। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, गोलीय दर्पण के बाईं तरफ की जो दूरियां होंगी वो हमेशा नेगेटिव में होंगी, तो नेगेटिव लेनी है अपने को। यहाँ पे मान रख दो, b का मान मैंने क्या बताया u, सॉरी v, a का मान क्या बताया मैंने 1/u और c का मान क्या बताया मैंने 1/f माइनस का। ठीक है, अब सब तरफ से वापस माइनस कट कर देता हूं मैं, ये मैंने कट कर दिया, लो सब तरफ से माइनस, यहां पे प्लस आ जाएगा, और यही अपने को प्रूफ करना है, दैट इज द आंसर। यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक बार वापस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके वापस देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं आगे और बता दूंगा इसको दोबारा, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना। थोड़ा सा मुश्किल है ये, नामांकन वगैरह में आपको थोड़ा सा ऐसे कंजस्टेड लग रहा होगा, यानी कि बिछा बिछा सा, लेकिन हो जाएगा ये। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। तो अपन बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।